हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर हार्टी वेलकम। दिस इज कुमार आनंद एंड यू आर वाचिंग अर्थ संवाद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अर्थ संवाद इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, एक बात पूछनी है मुझे आप लोगों से, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग मन से? बच्चों, पढ़ो पढ़ो और खूब पढ़ो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि तुम्हारी कहानी ना लिख दे। ठीक है, आज के इस सेशन में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा, जो कि अर्थशास्त्र के स्वरूप को, अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को बड़े सटीकता से निरूपित करती है या उद्घाटित करती है या उसको बताती है, हमारे सामने रखती है। अर्थशास्त्र की जो भी परिभाषाएं दी गई थी इसके पहले, उन परिभाषाओं से काफ़ी बेहतर परिभाषा ये सिद्ध हुई। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके विविध पक्षों का बेहतर विश्लेषण करेंगे, आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इससे आने वाले प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाने की संभावना हो सकती है, उन सब पे आपकी समझ बहुत ही बेहतर बन जाएगी। ठीक है, लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम आपसे कहें ना बच्चों कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया था, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स। लियोनल, इनका पूरा नाम है ना, लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था, किस आधार पर? दुर्लभता को केंद्र में रख करके। ठीक है, देखिए, जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, एक छोटा सा जो बच्चा है ना, जो पहली बार अपने माता पिता से या किसी से भी रुपया पाता है, तो उसी दिन से जब उसको रुपया मिलता है ना बच्चों, तो वो सोचता है कि इसको अपने गुल्लक में डालें, कि इससे हम कुछ खरीद लें। खरीदें तो क्या खरीदें, मतलब जिस दिन बच्चे को उसके हाथ में पहला रुपया मिलता है, उसी दिन से वो आर्थिक निर्णय लेना शुरू कर देता है। और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की शुरुआत होने का कारण ये है कि रुपया उसके पास सीमित है, उसकी कई इच्छाएं हैं, कई अभिलाषाएं हैं, ठीक है, जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो अगर हम लोग दुर्लभता संबंधी या दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ें, तो उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, वो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को सही स्वरूप में स्पष्ट नहीं कर पाई। इतना तो क्लियर होगा आप लोगों को। अर्थशास्त्र को मात्र धन तक सीमित कर देने के कारण अर्थशास्त्र की परिभाषा को या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया था, संकुचित कर दिया था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। उसमें कुछ सुधार किया गया था मार्शल के द्वारा, लेकिन मार्शल ने भी अर्थशास्त्र को मात्र सामाजिक मनुष्यों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करने तक सीमित कर दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मात्र भौतिक वस्तुओं से संबंधित अध्ययन तक ही अर्थशास्त्र सीमित है। तो हालांकि कुछ बेहतरी हुई अर्थशास्त्र की परिभाषा में मार्शल के द्वारा जो दी गई थी, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा की के सापेक्ष, लेकिन फिर भी मात्र सामाजिक मनुष्यों तक अर्थशास्त्र की विषय क्षेत्र को, अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को सीमित कर देने के कारण और मात्र भौतिक कल्याण से या भौतिक वस्तुओं से अर्थशास्त्र का संबंध स्थापित करने के कारण मार्शल की भी परिभाषा हम कह सकते हैं, निसंकोच कह सकते हैं कि ये बहुत सीमित परिभाषा ये भी थी। इन सीमितता और संकीर्णताओं से अर्थशास्त्र को बाहर निकाला अपने प्रयास से लॉर्ड लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स ने, और जो कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर जेके मेहता अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित रॉबिन्स की परिभाषा के ऊपर अपना मत व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसमें वो सभी चीजें समाहित हैं जो सम्मिलित की जानी चाहिए, तथा इतनी संकुचित है कि वे सब चीजें इससे बहिष्कृत हैं जो इससे बाहर की जानी चाहिए या इससे बहिष्कृत रखनी चाहिए। ठीक है, तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही शब्द, इन्हीं शब्दों के आधार पर इस परिभाषा का विस्तृत विवेचन और विश्लेषण हम लोग अपने इस क्लास में करेंगे। और यकीन जानिए, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, स्वरूप, उसके क्षेत्र को बहुत ज्यादा सटीकता से ये उद्घाटित करता है अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। तो यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते भी हैं और बनने की संभावना भी है, और विगत वर्षों में भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत संवेदनशील है, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से।
लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं, उनकी परिभाषा अर्थशास्त्र के संबंध में, कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स which have alternative uses। क्लियर है? जो हम लोगों ने अभी परिभाषा और रॉबिन्स की अभी देखी ना, उससे कुछ तथ्य ऐसे हैं, उसके कुछ पक्ष ऐसे हैं जो प्रमुखता से हमारे सामने आते हैं और जो इस परिभाषा की केंद्रीय विषय वस्तु है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या वो मुख्य पक्ष हैं रॉबिन्स की परिभाषा के। पहला क्या है बच्चों? साध्य अनेक हैं। रॉबिन्स की दुर्लभता की परिभाषा, रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के मुख्य पक्ष क्या है? जो अभी हम लोगों ने केंद्रित परिभाषा के मुख्य पक्ष क्या है, जो अभी हम लोगों ने परिभाषा रॉबिन्स की देखी, उसके आधार पर इसके मुख्य पक्षों की अगर हम बात करें ना, ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इस क्लास से, इस परिभाषा के संबंध में संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से, इसके सभी महत्वपूर्ण पक्षों से आप लोग एकदम अवगत हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से एक संकल्पना, एक प्रॉपर जो है समझ आपके दिमाग में व्यवस्थित हो जाएगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो रॉबिन्स की परिभाषा के मुख्य पक्ष क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग क्रमिक रूप से विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए पहला क्या है इसमें, पहला मुख्य पक्ष है बच्चों की साध्य, साध्यों के बारे में। और साध्य की बात की गई है इनकी परिभाषा में। और साध्य क्या है बेटा? साध्य मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं, साध्य मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं, इसको भी हम साध्य कहेंगे। ठीक है, मनुष्य की इच्छाएं, ठीक है, मनुष्य के साध्य ही हैं ये, और मनुष्य के उद्देश्य कहिए। ठीक है, तो साध्य के बारे में पहला प्रमुख पक्ष क्या हो गया? मुख्य पक्ष पहला ये हो गया कि साध्य, और साध्य के संबंध में कहते हैं कि साध्य अनेक है, अनेक, इतने अनेक हैं, इतने ज्यादा हैं कि इनको हम असीमित कह सकते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताओं की अनेकता के संबंध में इसका विस्तार करते करते वो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं या मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। ठीक है, तो साध्य अनेक हैं, इस परिभाषा की साध्य अनेक हैं लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा का पहला मुख्य पक्ष है, जिसके ऊपर यह परिभाषा आधारित है या आधारित है। ठीक है, तो साध्य क्या है बच्चों? अनेक हैं, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। साध्य जो है वो अनेक या अनंत तो हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले और समाज के दायरे के बाहर के व्यक्तियों सभी के लिए आवश्यकताओं का अस्तित्व है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? मार्शल की परिभाषा की एक मुख्य कमी ये थी कि वो अर्थशास्त्र की परिभाषा को मात्र सामाजिक व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष के अध्ययन तक ही सीमित कर देते हैं, और इस प्रकार अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है। और लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स क्या करते हैं? ये कहते हैं कि आवश्यकताएं मनुष्य से संबंधित है, और वो आवश्यकताएं चाहे व्यक्ति सामाजिक हो या समाज से बाहर रहता हो, सभी के साथ उसका संबंध है। तो ये आवश्यकताओं का विस्तार देते हैं और उसको सामाजिक और समाज से बाहर रहने वाले सभी से संबंधित करते हुए अर्थशास्त्र के दायरे को विस्तृत करते हैं। ठीक है, पहला मुख्य पक्ष क्या हो गया बेटा? पहला मुख्य पक्ष हो गया कि साध्य या आवश्यकताएं अनंत है। साध्य या आवश्यकताएं क्या है बच्चों? साध्य या आवश्यकताएं अनंत हैं। पहली चीज इसमें ये हो गई। और ये आवश्यकताएं जो है वो सामाजिक व्यक्ति, मतलब जो समाज में व्यक्ति रहते हैं और समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी उतना ही ये स्पष्ट है, या उतना ही उनके लिए भी ये सत्य है कि समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की भी आवश्यकताएं होती है। सामाजिक व्यक्ति और समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति, ये व्यक्ति दोनों के संबंध में आवश्यकताएं दोनों की होती हैं, ऐसा कहते हैं कौन? अपने इस परिभाषा के आधार पर लियोनेल रॉबिन्स साहब। ठीक है, आवश्यकताएं अनंत तो हैं, आवश्यकताओं की जो तीव्रता है ना,
तीव्रता भी क्या है, इसकी एक विशिष्टता है कि ये भिन्न भिन्न श्रेणी की होती है, भिन्न भिन्न तीव्रता की हमारी आवश्यकताएं होती हैं। कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल अपरिहार्य है उनकी तीव्रता, आवश्यकता की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। कुछ चीजें जो कि मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले भी तो कोई बात नहीं है, तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता व्यक्ति के दिमाग में अपेक्षाकृत कम होगी, अनुभूति कम होगी। ठीक है, तो इच्छाओं की तीव्रता में भिन्नता का आशय या इसका महत्व क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करें, चर्चा करें, तो हमारी आवश्यकताओं में विविधता है। विविध आवश्यकताओं में जो आवश्यकता जितनी जरूरी होगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, तथा जो आवश्यकता हमारे लिए जितनी कम जरूरी होगी वो हमारे लिए उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी। क्लियर है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इच्छाओं की तीव्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को दर्शाती है। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं होती हैं और लोगों की यह भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं ना अर्थव्यवस्था में विविधता लाती है। क्लियर है? आवश्यकताएं अनंत हैं, ये विविधता का एक स्रोत हो जाता है। भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, विविधता का एक स्रोत ये भी हमारे सामने आ जाता है। और लोगों की आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता है, और इस प्रकार ये भिन्नता जो है आवश्यकताओं की भिन्नता जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विविधता लाती है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरी जेब में 1000 रुपए है। इस 1000 रुपए से मैं विविध वस्तुओं को क्रय कर सकता हूं। मेरे पास जो परचेसिंग पावर है 1000 रुपए के रूप में मेरी जेब में जो पड़ा हुआ है, उससे मैं विविध वस्तुओं को क्रय कर सकता हूं, खरीद सकता हूं। माना मेरी आवश्यकताएं इस प्रकार की हैं कि मुझे भूख लगी है। पहली आवश्यकता क्या है बच्चों? कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, फिर दूसरी आवश्यकता है मुझे इकोनॉमिक्स की एक बुक भी खरीदनी है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसकी मुझे बहुत जरूरत है। तो भूख लगी है, पहली आवश्यकता में मुझे ये महसूस हो रही है। दूसरी क्या है कि मुझे इकोनॉमिक्स की एक बुक भी खरीदनी है, वो हमारे प्रोफेशन के लिए आवश्यक है। एक और वस्तु जिसे मैं एक्स नाम दे दे रहा हूं, एक्स वस्तु भी मुझे खरीदनी है। दूसरी और वस्तु है वाई वस्तु, उसको भी मुझे खरीदना है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, और मुझे महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रयागराज भी जाना है। तो लो भाई, यदि अगर इसको हम विश्लेषित करें ना, ये आवश्यकताएं मेरे समक्ष हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत मुझे महसूस हो रही है। अब ये आवश्यकताएं, इन सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक समान नहीं है। इसमें अगर हम तीव्रता के आधार पर आवश्यकताओं को देखें ना, तो उसका वर्गीकरण करेंगे, उसका श्रेणीकरण करेंगे। सबसे ज्यादा तीव्र आवश्यकता क्या है? भूख लगी है, भूख मिटाएंगे तभी प्रयागराज जाएंगे, तभी किताब खरीदेंगे, तभी पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, तभी एक्स वस्तु या वाई वस्तु खरीद के उसका उपभोग करेंगे। तो भूख मिटाना मेरी क्या है? पहली आवश्यकता है। भूख मिटाने के लिए खाने पर मान लीजिए मैंने 400 रुपए खर्च कर दिया, किताब की कीमत 300 रुपए है, एक्स वस्तु की कीमत 200 रुपए है, वाई वस्तु की कीमत 100 रुपए मान लीजिए, और कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने के ऊपर जो खर्च आने वाला है वो मान लीजिए कि 2000 रुपए है। ठीक है, तो इन सभी आवश्यकताओं में से मेरी जिस आवश्यकता या इच्छा की तीव्रता सबसे अधिक होगी, अपने पास के 1000 रुपए में से उस इच्छा की पूर्ति में सबसे पहले मैं उसको खर्च करूंगा। क्लियर है ना? तो आवश्यकताएं अनंत हैं। लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की परिभाषा के आधार पर उसके जो मुख्य पक्ष हैं, वो पहला क्या हो गया? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं जो है न सिर्फ सामाजिक मनुष्य के लिए सत्य है, बल्कि समाज से बाहर रहने वाले मनुष्यों के लिए भी सत्य है। भाई हिमालय में रह करके, कंदरा में रह करके और तपस्या साधना करने वाले संत की, साधु महात्मा की क्या आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल आवश्यकता होगी। जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए विविध प्रकार की आवश्यकताएं उस व्यक्ति के लिए भी होंगी जो समाज से बाहर रहता है। ठीक है, तो 1000 रुपए में से उस इच्छा की पूर्ति, 1000 रुपए में से उस इच्छा की पूर्ति में मैं सबसे पहले खर्च करूंगा जिस इच्छा की आवश्यकता मुझे सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। ठीक है, इच्छाओं की तीव्रता की भिन्नता हमारे आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करती है, और मनुष्य के आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने के कारण यह मतलब आवश्यकताओं की तीव्रता अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, और यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करने में भी भूमिका निभाता है। क्लियर है? जिस आवश्यकता की तीव्रता ज्यादा होगी उस आवश्यकता के प्रति हम लोग ज्यादा उन्मुख होंगे, उसको ज्यादा पैसा देकर के भी खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलना है। तो ये आवश्यकताओं की तीव्रताएं जो है ना, ये अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करने में भी इसकी भूमिका है। तो पहला पक्ष क्या हो गया बेटा? आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताओं के संबंध में
रॉबिन्स साहब की परिभाषा चर्चा करती है या बात करती है, उसको प्रमुखता से अपने परिभाषा में शामिल करती है। दूसरी की आवश्यकताओं के संबंध में हम लोगों ने देखा कि आवश्यकताओं की प्रकृति के संबंध में विश्लेषण किया। आवश्यकताएं तो सभी की हैं, सभी के साथ जुड़े होने के कारण आवश्यकताओं की सार्वभौमिक प्रकृति है, इतना भी ये भी हमारे सामने पक्ष आता है। आवश्यकताएं चूंकि समाज के अंदर रहने वाले व्यक्ति की, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति की, सभी की आवश्यकताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये आवश्यकताओं की प्रकृति क्या है, ये आवश्यकताएं जो हैं वो सार्वभौम हैं। इसकी प्रकृति क्या है, ये सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब सभी जगह के लिए ये सत्य सिद्ध होती हैं, लागू होती हैं, ठीक है। और सिर्फ सार्वभौम नहीं है, ये सर्वकालिक है। वर्तमान में भी मनुष्य की आवश्यकता है, सभी मनुष्यों की आवश्यकता है, विगत में भी आवश्यकता विविध प्रकार की थी और भविष्य में भी रहेगी, तो ये सार्वभौम और सर्वकालिक प्रकृति की होती है। दूसरा पक्ष क्या है बच्चों, दूसरा पक्ष इसमें है लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की परिभाषा का दूसरा पक्ष, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या है, वो ये है कि साधन दुर्लभ हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन उपलब्ध है मानव के पास, वो साधन क्या है, दुर्लभ है। जब दुर्लभ की बात करते हैं, स्कैर्स की बात करते हैं, तो दुर्लभ का यहाँ पे विशिष्ट अर्थ होता है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की परिभाषा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि साधन सीमित है। रॉबिन्स अपनी परिभाषा में कहते भी हैं कि एक तरफ जहां आवश्यकताएं असीमित है, वहीं दूसरी तरफ आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन या संसाधन, इनकी ये उपलब्धता में क्या है, सीमित है। साधन सीमित होने से तात्पर्य क्या है, साधन सीमित होने से तात्पर्य यह है कि मांग की तुलना में साधनों की पूर्ति अर्थात उपलब्धता कम है, ठीक है। साधन सीमित है का आशय इस परिभाषा के आधार पर अगर हम उसका विश्लेषण करें तो साधन सीमित है या दुर्लभ है का आशय ये नहीं कि उपलब्धता में कम है। ये साधन सीमित या दुर्लभ किस संदर्भ में कहा जा रहा है, मांग के सापेक्ष उपलब्धता के संदर्भ में कहा जा रहा है। यदि मांग ज्यादा है और उपलब्धता या पूर्ति कम है तो हम कहेंगे कि साधन क्या है, साधन दुर्लभ हैं या सीमित हैं, ठीक है। साधन दुर्लभ हैं या सीमित हैं। तो आवश्यकताओं की अनंतता और उसके सापेक्ष साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण ही रॉबिन्स संसाधनों की दुर्लभता का निष्कर्ष देते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक साधन, साधन भी कितने प्रकार के, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने दूसरा पक्ष हमने इसका क्या देखा परिभाषा का कि साधन दुर्लभ है। दुर्लभता से आशय क्या है, मांग की तुलना में कम उपलब्ध है। अगर किसी साधन की मात्रा बहुत कम है, उसकी कोई मांग नहीं है, तो उसको हम लोग दुर्लभ साधन नहीं कहेंगे। लेकिन यदि किसी साधन की मात्रा मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उस उपलब्धता, ज्यादा उपलब्धता के बावजूद उसकी मांग उसकी उपलब्धता से भी ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में वो साधन हमारे लिए दुर्लभ होगा। मांग की तुलना में कम उपलब्धता होने पर हम साधन को सीमित अर्थात दुर्लभ कहते हैं। ये इस परिभाषा से इसका निहितार्थ दुर्लभता का निकल करके हमारे सामने आता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो साधन दुर्लभ है और दुर्लभ होने के साथ साथ क्या है, साधन दो प्रकार के हैं। पहला हो गया हमारा प्राकृतिक साधन और दूसरा मानव निर्मित साधन, मानव निर्मित साधन, ठीक है। प्राकृतिक साधन और मानव निर्मित साधन, ये साधनों का दो प्रकार है। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सबके व्यवहारिक अनुभव में है। इसके विश्लेषण चर्चा की बहुत गुंजाइश या आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो साधन कितने प्रकार के हैं बेटा, साधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक साधन तथा मनुष्य निर्मित साधन। और दोनों प्रकार के साधन उपलब्धता में सीमित हैं। यदि साधन दुर्लभ न होते तो कोई आर्थिक समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है, वो सेंटर क्या है कि साधन क्या है, दुर्लभ है। अगर साधन दुर्लभ नहीं होते तो कोई आर्थिक आवश्यकता ही नहीं रहती, कोई आर्थिक समस्या ही नहीं रहती है। यदि साधन दुर्लभ होते तो कोई आर्थिक समस्या होती ही नहीं, ठीक है। रॉबिन्स अर्थशास्त्र को सीमित साधनों के कारण विकल्पों के चुनाव का अध्ययन बताते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा में साधनों की दुर्लभता की अवधारणा केंद्र में है। साधनों के दुर्लभता की इस अवधारणा ने अर्थशास्त्र पर व्यापक प्रभाव डाला, ठीक है। ये जो साधन सीमित हैं या दुर्लभ हैं, इस अवधारणा ने अर्थशास्त्र के प्रकृति पर, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर बहुत व्यापक प्रभाव डाला, ठीक है। इस दुर्लभता के कारण ना, या जैसे हमने आपसे कहा कि इसने अर्थशास्त्र की प्रकृति को, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। क्यों किया,
क्योंकि साधन दुर्लभ हैं तो इस दुर्लभता के कारण मानव का या मनुष्य का आर्थिक व्यवहार भी निर्धारित होता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि दुर्लभता की अवधारणा ने अर्थशास्त्र को संसाधनों के कुशल उपयोग, नवाचार मतलब इनोवेशन और बाजार अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, साधनों की दुर्लभता का अर्थशास्त्र पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ा, आइए संक्षेप में इस पर भी चर्चा कर ही लिया जाए। ठीक है, तो संसाधनों की कहिए या साधनों की कहिए, दुर्लभता का पहला प्रभाव क्या हुआ अर्थशास्त्र पर? पहला प्रभाव हुआ कि वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हुआ। दुर्लभता के कारण अर्थशास्त्र, साधनों की दुर्लभता का अर्थशास्त्र पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ा? अर्थशास्त्र में इस दुर्लभता ने अर्थशास्त्र के प्रकृति को बहुत हद तक निर्धारित किया। ठीक है, अर्थशास्त्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हुआ। अर्थशास्त्र पर जो पहला प्रभाव पड़ता है कि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि साधनों की दुर्लभता से अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास का क्या पहलू है? तो अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने में साधनों की दुर्लभता की महत्वपूर्ण भूमिका है। साधनों की दुर्लभता तथ्यों के निरीक्षण परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष पर आधारित है। यूं ही नहीं कह सकते हैं कि साधन दुर्लभ हैं। साधन की दुर्लभता या ऐसा कहने का आशय ही ये है कि पर्याप्त निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हाँ, आवश्यकताओं के सापेक्ष साधनों की उपलब्धता कम है अर्थात दुर्लभ है। ठीक है, तो ये जो निरीक्षण परीक्षण की प्रक्रिया है ना बच्चों, ये किसी भी विषय को विज्ञान का स्वरूप देती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दुर्लभता के आधार पर अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है। साधनों की दुर्लभता तथ्यों के निरीक्षण परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष पर आधारित है, जो कारण कार्य संबंधों की खोज कर उसे सफलतापूर्वक मजबूती से स्थापित करती है। ठीक है, दूसरा, दुर्लभता का दूसरा प्रभाव क्या पड़ा अर्थशास्त्र के ऊपर? अर्थशास्त्र के ऊपर साधनों की दुर्लभता का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि चयन की समस्या को केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसी दुर्लभता के कारण ये चयन की समस्या हमारे सामने आती है या मानव जगत के सामने आती है बच्चों, चयन की समस्या। ठीक है, ये दुर्लभता ही वो कारण है जो चयन की समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। तो दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? दुर्लभता का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि चयन की समस्या को अर्थशास्त्र में केंद्रीय स्थान प्राप्त हुआ। रॉबिन्स के अनुसार मानव इच्छाएं असीमित हैं, जबकि उन इच्छाओं या आवश्यकताओं या साध्यों की पूर्ति करने वाले संसाधन क्या है? बहुत सीमित हैं। संसाधनों की या साधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक उपयोग के कारण हमें विकल्पों के बीच क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है या चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा प्रभाव साधनों की दुर्लभता का क्या हुआ? तीसरा प्रभाव हुआ कि साधनों की दुर्लभता के कारण प्रत्येक विकास के लागत और लाभ का मूल्यांकन अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, लागत लाभ मूल्यांकन का आधार क्या है? लागत लाभ मूल्यांकन, किसी वस्तु की लागत क्या है, उसके आधार पर उसे प्राप्त लाभ क्या है, इसके संबंध में जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके पृष्ठभूमि में भी या उसके आधार में भी जो कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है? साधनों की दुर्लभता। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा अर्थशास्त्र के ऊपर साधनों की दुर्लभता का कि लागत लाभ मूल्यांकन के लिए जो आर्थिक जगत में कार्यरत व्यक्ति हैं, चाहे उत्पादक के रूप में हो, चाहे उपभोक्ता के रूप में हो, चाहे वो सरकार के द्वारा सरकार हो, ठीक है, सबके ऊपर इन साधनों की दुर्लभता का प्रभाव पड़ा और वो लागत लाभ का मूल्यांकन करते हैं। जब भी आप कभी कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप भी जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने दिमाग में ये गुणागणित करते हैं, चाहे आप अर्थशास्त्र का भी न जाने, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो मुद्रा हम दे रहे हैं उसके बदले में जो वस्तु ले रहे हैं उस मुद्रा का मूल्य आपके नज़र में जितना है उसके सापेक्ष उस वस्तु को जो कि मुद्रा के बदले में हम प्राप्त कर रहे हैं उतना महत्व है कि नहीं है। अगर नहीं आपको समझ में आता है कि उतना महत्व है जितनी मुद्रा आप उसके लिए कीमत के रूप में चुका रहे हैं दुकानदार को, तो आप कहते हैं, आप निर्णय लेते हैं अपने मन में कि भैया ये वस्तु हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये साधनों की दुर्लभता। अगर आपकी जेब में मान लीजिए कुछ ही समय के लिए मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है, इतना पैसा है कि आपको कोई चीज खरीदने के लिए आपको अपना बटुआ नहीं देखना पड़ता है कि अरे भाई इसमें कितना पैसा है कि नहीं है। ईश्वर ने आपको इतना दिया है, भगवान ने प्रभु ने आपको इतना दिया है,
तब फिर आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती लागत लाभ होने। किसी चीज पे मन आया, कोई चीज देखा, मन में एक विचार आया कि यार खरीद लेते हैं, खरीद ले, क्या कहते हैं खरीद लो, कोई कमी तो है नहीं। ठीक है, चौथा प्रभाव क्या पड़ा? चौथा प्रभाव अर्थशास्त्र के ऊपर साधनों की दुर्लभता का ये पड़ा कि साधनों की दुर्लभता के कारण अर्थव्यवस्था सीमित साधनों के कुशल आवंटन के तरीके खोजने का प्रयास करती है। ठीक है, साधनों का कुशल आवंटन ये कहां से निकल करके आता है? ये साधनों का कुशल आवंटन, ये जो व्यवहार है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत भी ये साधनों की दुर्लभता ही है। ठीक है, पांचवा प्रभाव अर्थशास्त्र के ऊपर संसाधनों क्या साधनों की दुर्लभता का क्या हुआ? पांचवा प्रभाव यह हुआ कि यह साधनों की दुर्लभता ही है जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य की प्राप्ति होती है। अर्थात क्या मूल्य है किसी वस्तु का बाजार में, या क्या मूल्य है किसी वस्तु का या सेवा का बाजार में, यह निर्धारित होता है साधनों की दुर्लभता के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर हीरा की बात किया जाए तो हीरा क्या है? बहुत दुर्लभ है। प्लेटिनम और भी दुर्लभ है। बहुत से रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उपलब्धता में उतने ही ज्यादा सीमित है। जितना ही ज्यादा वस्तु उपलब्धता में कम होगा या दुर्लभ होगा, उतना ही बाजार में उस वस्तु या सेवा का मूल्य ज्यादा होगा। क्लियर है? और छठा प्रभाव क्या पड़ता है? छठा प्रभाव पड़ता है साधनों की दुर्लभता को देखते हुए साधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के क्रम में, जिससे लोगों की अधिकाधिक मांगों को पूरा किया जा सके। ठीक, तो साधनों का कुशलतम प्रयोग। इस पृष्ठभूमि में क्या होता है कि अर्थव्यवस्थाएं निरंतर नई व बेहतर तकनीकों की खोज के लिए प्रयासरत रहती हैं। जितना इनोवेशन हो रहा है ना, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, हमारे समाज में, हमारे देश दुनिया में आ रही है, उसके पीछे मूलभूत कारक क्या है? यही साधनों की दुर्लभता। अगर ये साधन दुर्लभ ही नहीं होते ना, तो इतनी मनुष्य को जहमत ही नहीं उठानी पड़ती। ठीक है, तो इसी साधनों की दुर्लभता के कारण इनके कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, और उसके आधार पर नए नए तकनीकी, नए नए औजार, उपकरण, मशीन, ठीक है, नए तंत्र का विकास निरंतर होता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आप मनुष्य के आधुनिक मनुष्य के आदिकाल से ये प्रक्रिया उसके साथ रही है। मतलब यह है कि साधनों की दुर्लभता ही है जो शोध एवं विकास और नवाचारों मतलब इनोवेशंस को प्रेरित करती है। अगला जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा साधनों की दुर्लभता के कारण अर्थशास्त्र पर, वो क्या है कि दुर्लभता से निपटने के लिए और अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए सरकारें प्रासंगिक नीतियां बनाती हैं। ठीक है, सरकारें जो भी नीतियां देखते हैं आप लोग ना, अब बजट आने वाला है, बजट का सेशन भी हम लोग चलाएंगे, तो सरकारें जो भी नीतियां बनाती है उस नीतियों के मूल में, केंद्र में, जड़ में ये दुर्लभता ही है। अगर दुर्लभता नहीं होती साधनों की, तो सरकार को नीति बनाने के लिए माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो सरकार जो भी नीतियां बनाती है, ठीक है, वो इसलिए बनाती है कि अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाया जा सके, और इसी कारण सरकार प्रासंगिक या संबंधित उससे समुचित नीतियों का निर्माण या निर्धारण का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, और उन्हें लागू करती है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साधनों की दुर्लभता ने अर्थशास्त्र को ऐसे विषय के रूप में स्थापित किया है जो यह सुझाव देता है कि कैसे सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। अर्थशास्त्र की उपयोगिता ही यह है कि यह हमें विविध विकल्पों के बीच चयन करने, मूल्यों को निर्धारित करने और अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने में सहायता करता है। क्लियर है? दिमाग में अपने ये तथ्य अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, बड़े विस्तार से और बड़े एक एक पक्षों का विवेचन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को अगर इस क्लास को मात्र सुन लेते हैं तो यकीन जानिए कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के सभी पक्ष, सभी तथ्य आपके एकदम पहुंच में हो जाएंगे। आवश्यकता एक ही है जो कि थोड़ी कठिन है। मन को केंद्रित करिएगा इस क्लास को सुनते समय और एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। एंजॉय करने के लिए कान में लीड लगा कर इस क्लास को ना सुनिएगा। मेहनत करिए ना बच्चों, मेहनत से अपनी सफलता की इबारत लिखो। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की उपयोगिता ही यह है कि यह हमें विविध विकल्पों के बीच चयन करने, मूल्यों को निर्धारित करने और अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, दुर्लभता का अर्थशास्त्र पर पड़ने वाले इन प्रभावों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि दुर्लभता की अवधारणा आधुनिक अर्थशास्त्र का आधार है। क्लियर है?
दुर्लभता संबंधी जो परिभाषा है उसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, अंतिम और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष। पहला क्या, दूसरा क्या है कि साधन दुर्लभ है, ठीक है। पहला क्या है, पहला पक्ष है जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे वो तीन पिलर, दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा जो कि लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने दी थी, उस परिभाषा के तीन पिलर हैं जिसपे ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा टिकी हुई है। पहला पिलर क्या है, आवश्यकताएं, आवश्यकताओं के संबंध में पहला पक्ष इसका आता है कि आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पक्ष या दूसरा पिलर इस परिभाषा का क्या है कि महत्वपूर्ण पक्ष, केंद्रीय पक्ष क्या है, वो है कि साधन क्या है, दुर्लभ हैं। और तीसरा पिलर या पक्ष महत्वपूर्ण सबसे, जिस पर यह परिभाषा टिकी हुई है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। साधन केवल दुर्लभ नहीं है बच्चों, साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, अर्थात एक ही साधन के कई प्रकार के उद्देश्यों में प्रयुक्त हो सकता है। और ये वैकल्पिक उपयोग दुर्लभता संबंधी परिभाषा का वो तीसरा प्रमुख पिलर है, मुख्य पिलर है, जो कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की पूरी इमारत को अपने ऊपर साधे हुए है, ठीक है। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व या पक्ष क्या है, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग, साधनों के वैकल्पिक उपयोग, ठीक है। साधन क्या है, दुर्लभ हैं, सीमित हैं, ठीक है। तो साधनों की दुर्लभता के साथ साथ उनके वैकल्पिक उपयोग के कारण हमें विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है। क्लियर है, साधन दुर्लभ हैं। एक तो क्या हुआ, देखिए कहानी कैसे बनती है, पूरी पिक्चर कैसे सेट हो रही है। पहला क्या है कि आवश्यकताओं के कारण ही हम कोई वस्तु खरीदते हैं या सेवाएं खरीदते हैं। आवश्यकताएं, ये कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इन आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए जो साधन है, वो साधन कैसे हैं, स्वरूप में उनका स्वरूप क्या है कि साधन सीमित हैं। सीमित कहने का आशय ये है कि दुर्लभ हैं, और दुर्लभ से भी आशय, इन सीमित या दुर्लभ से जो यहाँ पे आशय है वो ये है कि साधन की जितनी मांग है उसकी तुलना में उसकी उपलब्धता कम है, ठीक है। और इसी कारण हम इसको सीमित या दुर्लभ कह रहे हैं, ठीक है। तो आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित या दुर्लभ हैं, और साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, ठीक है। वैकल्पिक उपयोग का आशय बस इतना जान लीजिए कि आपके पास कोई एक वस्तु है जो कई कामों में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें से किस काम में आप उपयोग करेंगे, आपके ऊपर, आवश्यकताओं के ऊपर, सामने दी जो परिस्थिति है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो उस साधन का किसी एक काम में उपयोग कर लेंगे तो वो साधन चूक जाएगा, अन्य साधन, उस साधन से जो अन्य उद्देश्य पूरे हो सकते थे, अन्य कामों में जो उसका उपयोग हो सकता था, अब वो नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से कहा जाता है, इस दृष्टिकोण के आधार पर कहा जाता है कि साधन क्या है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, ठीक है। और साधनों के इस वैकल्पिक उपयोग के कारण देखिए आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन दुर्लभ हैं, और साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। इन सबका सम्मिलित परिणाम क्या होता है, इन सबका सम्मिलित परिणाम हमारे सामने आता है, चयन की समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। चयन की समस्या कहिए या चुनाव की समस्या कहिए, ठीक है। तो साधनों के वैकल्पिक उपयोग से आशय है कि साधनों का उपयोग एक से अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे प्रकृति से प्राप्त लोहे का उपयोग, अगर लोहा है तो उस लोहे का उपयोग ना हम लोग उपकरण बनाने में भी कर सकते हैं, मशीन बनाने में भी कर सकते हैं, ट्रेन के डिब्बे बनाने में कर सकते हैं, ट्रेन की पटरियों को भी बनाने में कर सकते हैं, और घर बनाने में भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से उस लोहे का उपयोग एक दो नहीं सैकड़ों उद्देश्यों में उसका उपयोग हो सकता है। और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि साधन सीमित है। रॉबिन्स कहते हैं कि आर्थिक समस्या तभी उत्पन्न होगी जब तक उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी नहीं हो जाती। आर्थिक समस्या वह होती है जिसमें उपयुक्त तीनों तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। और यह आर्थिक समस्या क्या है, यह आर्थिक समस्या है चयन की समस्या। ये आर्थिक समस्या क्या है बच्चों, ये आर्थिक समस्या है चयन की समस्या, यही वो आर्थिक समस्या है, ठीक है। आर्थिक समस्या को किस रूप में देखते हैं, आर्थिक समस्या का जो स्वरूप इस परिभाषा के आधार पर हमारे सामने आता है वो क्या है, चयन की समस्या। क्लियर है, एक बार फिर से इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा।
पूरे क्लास को कनेक्ट करेंगे जब ना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष से, तीसरे पक्ष से, चौथे पक्ष से, सभी पक्षों को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये एकदम बेहतर तरीके से ये परिभाषा जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी परिभाषा के संदर्भ में लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स कहते हैं कि आर्थिक समस्या तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कि उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी नहीं हो जाती। और आर्थिक समस्या वह होती है जो जिसमें उपयुक्त तीनों तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और यह आर्थिक समस्या जो है वो हमारे सामने उसका स्वरूप जो आता है वो क्या है? चयन की समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? चयन की समस्या। चयन की समस्या जो है वो मुख्य आर्थिक समस्या है। यह आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? असीमित आवश्यकताएं, उसके सापेक्ष दुर्लभ साधन और साधनों के वैकल्पिक उपयोग, तीनों के सामूहिक आधार पर यह आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो कि चयन की समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। चयन की समस्या सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक समस्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का जो निर्धारण किया जाता है, या उसको कहिए कि जो इस चयन की समस्या का जो समाधान किया जाता है, वो कीमत यंत्र, प्राइस मैकेनिज्म की मुक्त क्रियाशीलता के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। जबकि साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इस चयन की समस्या का समाधान राज्य योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने संक्षेप में दुर्लभता संबंधी परिभाषा को यहाँ पे समझने का प्रयास किया। ठीक है, इस परिभाषा के संदर्भ में ये परिभाषा चूंकि अर्थशास्त्र के स्वरूप को बहुत निकटता से प्रस्तुत करती है हमारे सामने, तो इसके बहुत समर्थक अर्थशास्त्री रहे हैं। ठीक है, उन्हीं समर्थक अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर मैकफाई हैं, वो कहते हैं रॉबिन्स की परिभाषा का समर्थन करते हुए कि रॉबिन्स की परिभाषा अंतिम है। इतनी बेहतर वो मानते हैं, इतनी इसको समुचित मानते हैं, प्रॉपर मानते हैं ना, कि वो कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा अंतिम है। इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता या जरूरत या गुंजाइश नहीं है। ठीक है, दुर्लभता की परिभाषा का जो मुख्य लाभ है वो यह है कि इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया। ठीक है, दुर्लभता की परिभाषा जो इस रूप में हम लोगों ने देखा, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि लाभ है या परिभाषा का मुख्य प्रासंगिकता है, वो क्या है कि इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया। ठीक है, मतलब इसका विस्तार क्या है, इसको स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये परिभाषा प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार, यदि उद्देश्यों की अनेकता एवं साधनों की दुर्लभता हो, तो उद्देश्यों की अनेकता और साधनों की दुर्लभता के परिणाम स्वरूप कोई समस्या उत्पन्न होती हो, तो निश्चय ही यह आर्थिक समस्या होगी और उसका अध्ययन एवं उसका विश्लेषण अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल होगी। क्लियर है? तो अर्थशास्त्र के संबंध, अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में हम लोगों ने ये देखा। अब अगला पक्ष जो इसके बारे में अगर हम उसकी चर्चा करना चाहें आपके सामने, तो जो मुख्य विशिष्टता है इस परिभाषा की, लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित या दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा की, उसमें वो ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र साध्य निरपेक्ष होता है। ठीक है, मतलब साध्य जो है या आवश्यकता जो है या उद्देश्य जो है वो अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, सही है कि गलत है, इस पर विचार अर्थशास्त्र नहीं करता और इसी आधार पर इसको साध्य निरपेक्ष या साध्य तटस्थ कहा जाता है, या इसको हम लोग साध्य तटस्थ कहते हैं। तो रॉबिन्स स्पष्ट ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, वो साध्य निरपेक्ष होता है। उसका काम ये नहीं है देखना कि साध्य अच्छे हैं कि बुरे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो रॉबिन्स की दुर्लभता की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का साध्यों अर्थात आवश्यकताओं या लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं होता। उद्देश्य चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अर्थशास्त्री उनका अध्ययन नहीं करते। ठीक है, अर्थशास्त्री ये चयन नहीं करते हैं, या ये कहते हैं कि अर्थशास्त्री का ये चयन करना काम नहीं है कि साध्य अच्छे हैं कि बुरे हैं। रॉबिन्स स्पष्ट कहते हैं कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों का अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्री तो केवल ऐसी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिसमें उद्देश्य अनेक हों एवं साधन दुर्लभ हो। ठीक है, अर्थशास्त्री किसी भी स्थिति में न तो उद्देश्यों या साध्यों या आवश्यकताओं का चयन करते हैं और न ही वे उद्देश्यों या साध्यों के औचित्य या अनुचित्य पर अपना मत व्यक्त करते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। क्लियर है?
अपने अब तक के विश्लेषण के, अब हम लोगों ने जो अब तक विश्लेषण इस परिभाषा का किया, उस अब तक के विश्लेषण के आधार पर रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा को संक्षेप में व्यक्त करते हुए हम कह सकते हैं कि असीमित आवश्यकताओं के दृष्टिगत सीमित या साधनों की दुर्लभता तथा साधनों के वैकल्पिक उपयोगों, इन तीनों तत्वों का सम्मिलित परिणाम चयन की समस्या या चुनाव की समस्या के रूप में सामने आता है। चयन या चुनाव की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है, वही मुख्य आर्थिक समस्या है और इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र का विषय है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार सुन लेंगे इसको और आप लोग तो निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा। एक बार मेहनत करेंगे, कर लीजिए, एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए। जब तक एक बार अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो लेवल हासिल नहीं करेंगे जो आपकी परीक्षा में या आपकी प्रतियोगिता में आपकी सफलता सुनिश्चित करे। ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है बच्चों। एक बार कहता है ना कि इसका आधार बहुत मजबूत है, अरे आधार मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए उसने बड़ी तगड़ी और कड़ी मेहनत भी तो की होगी। वो मेहनत एक बार तो करनी ही करनी है, शॉर्टकट कोई नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे कि हाँ हमारी क्लास ले लेना केवल और कुछ नहीं है, उसके बाद से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम घोल के पिला देंगे, आप सफल हो जाएंगे, अरे वो सीधे सीधे आपकी भावनाओं के साथ, आपकी सफलता के साथ और साथ ही साथ आपके भविष्य के साथ और इन सभी सम्मिलित आधारों पर हम कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी के साथ छल कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, मेहनत करिए बच्चों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आगे आते हैं, रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के समर्थक जो अर्थशास्त्री हैं उनमें से मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो कौन है? पॉल ए सैमुअल्सन है, प्रोफेसर फिलिप विक्सटीड हैं, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रिंगल हैं, प्रोफेसर वॉन मिसेज हैं, एरिक रॉल हैं, ठीक है, एलेक मैकफई हैं, एपी लर्नर हैं, ठीक, टी सिटोवस्की हैं, जॉर्ज स्टिगलर हैं, केरन क्रास हैं। ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं जो प्रमुखता से प्रबल समर्थक हैं अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी इस परिभाषा की। ठीक है, तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्रियों का जो मुख्य इस परिभाषा के संबंध में समर्थन करता हुआ जो कथन है, उसमें से पहला जो कथन है ना, प्रोफेसर विक्सटीड ने दिया है। प्रोफेसर विक्सटीड इस परिभाषा के संबंध में क्या कहते हैं? इस परिभाषा के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए प्रोफेसर विक्सटीड कहते हैं कि अपने सबसे विस्तृत अर्थ में अर्थशास्त्र साधनों के प्रयोग तथा इस प्रयोग में उत्पन्न होने वाले नुकसानों के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रोफेसर वान मिसेज जो है इसके संबंध में कहती हैं कि अर्थशास्त्र की सबसे मौलिक समस्या साधनों के खर्च करने अथवा साधनों में मितव्ययिता लाने की है। क्लियर है? तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा की विशिष्टता की अगर हम लोग आगे और चर्चा करें स्पेसिफिक रूप से, तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा की जो विशिष्टताएं हैं उसमें पहला क्या है बच्चों? आर्थिक चिंतन अर्थात अर्थशास्त्र के दायरे का विस्तार किया गया इस परिभाषा के द्वारा। तो संक्षेप में इसके पहले हमने संदर्भवश आपके सामने ये कहा था कि जो मार्शल थे, जो आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित या संकुचित कर दिया था। ठीक है, तो रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा ने आर्थिक चिंतन अर्थात अर्थशास्त्र को एक नया आयाम दिया, जिसने न सिर्फ अर्थशास्त्र के दायरे का विस्तार किया बल्कि आर्थिक चिंतन को एक नई व बेहतर दिशा भी दिया। ठीक है, रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा ने संसाधनों की सीमितता और परिणाम स्वरूप, इस सीमितता के परिणाम स्वरूप बेहतर विकल्प के चयन की अवधारणा का प्रतिपादन कर मानव के व्यापक व्यवहार के अध्ययन की ओर अर्थशास्त्र को उन्मुख किया। क्लियर है? रॉबिन्स की यह परिभाषा भौतिक वस्तुओं के साथ साथ अभौतिक वस्तुओं अर्थात सेवाओं को शामिल करने तथा समाज के साथ साथ समाज के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में भी लागू होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा अत्यंत व्यापक है। ठीक है, जो मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन है। ठीक, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर ही दिया भाई। अब जो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है ना,
वो सबके ऊपर लागू होती है, चाहे वो समाज में रहे, वो समाज से बाहर रहे, ठीक है, समुद्र के अंदर रहे, हिमालय की गुफाओं में रहे, कहीं भी रहे, ठीक है, सबकी आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं ज्यादा होंगी, साधन उसके सापेक्ष कम होंगे, तो दुर्लभता का स्तर ये दुर्लभता जो है साधनों की, उसके कारण चयन की समस्या होगी। ये चयन की समस्या जब जहां उत्पन्न होती है, वो उस व्यक्ति के सामने आर्थिक समस्या स्वयं जो है वो आ धमकती है, ठीक है। और उस आर्थिक समस्या के समाधान का प्रयास वो अपने अपने स्तर से, अपने अपने कौशल के स्तर पर, अपने बौद्धिक स्तर पर और अपनी परिस्थिति, अपनी उपलब्धता के स्तर पर वो उसका निर्धारण करता है, उसका समाधान करने की कोशिश करता है, ठीक है। और समाज के बाहर भी उतना ही ये लागू है जितना समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये चीज लागू होती है। इस बारे में जो रॉबिन साहब है ना, वो कहते भी हैं कि जो है ये क्रूसो अर्थव्यवस्था, क्रूसो क्या है ना, क्रूसो एक कैरेक्टर था बेटा, ठीक है। क्रूसो जो है वो कभी नाव लेके निकलता है, उसकी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वो जो है कट जाता है, अथाह समुद्र में विचरते हुए किसी निर्जन द्वीप पे जाता है और वहां पे वो उस निर्जन द्वीप में 22, 24, 25 साल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो उसके सामने भी जहां पे कोई नहीं है दूर दूर तक, एकदम विशुद्ध असामाजिक व्यक्ति के रूप में क्रूसो 20-22 साल तक अपना जीवन व्यतीत करता है, वहां भी वो इस समस्या का सामना करता है, ठीक है। साधु संत जो कि हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, साधु संत जो कि हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, ठीक है, और वहां पे अपनी तपस्या करते हैं, तो उन सब पर लागू होने के कारण अर्थशास्त्र को अध्ययन व विश्लेषण के सीमित दायरे के बंधन से मुक्त कर और ये सीमित दायरा क्या था? ये सीमित दायरा था कि केवल धन, केवल भौतिक वस्तुएं, केवल सामाजिक मनुष्य के अध्ययन का सीमित दृष्टिकोण, ठीक है, जो प्रतिष्ठित और नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में दिखाई देता है। इस अर्थशास्त्र को इस सीमित दायरे से बाहर निकालकर अर्थशास्त्र को के दायरे को व्यापक विस्तार दिया इस परिभाषा ने। क्लियर है? और रॉबिन्स की परिभाषा ने सबसे पहले अर्थशास्त्र में अमूर्त मूल्यों जैसे ज्ञान की आवश्यकता का यहाँ भी संदर्भ मिलता है, स्वास्थ्य का, समय का, ठीक है, भी संदर्भ यहाँ पे हमको प्राप्त होता है, उससे भी ये संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा में अर्थशास्त्र केवल भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि यह मानवीय व्यवहार का व्यापक अध्ययन करता है, ठीक है। रॉबिन्स की परिभाषा से पहले अर्थशास्त्र को केवल धन के उत्पादन और वितरण या भौतिक कल्याण को बढ़ाने के साधन के रूप में देखा जाता था, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा ने अर्थशास्त्र के दायरे को विस्तृत भी किया, विस्तृत कर इसमें सभी प्रकार के संसाधन और सभी प्रकार के लक्ष्यों को शामिल किया, समाहित किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो अगली विशिष्टता इस परिभाषा से निकल कर क्या आती है, वो क्या आती है कि इसने अर्थशास्त्र की परिभाषा को वैज्ञानिक दृष्टि भी दी, ठीक है। लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स के द्वारा प्रतिपादित दुर्लभता संबंधी परिभाषा ने आर्थिक विषयों के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टि दिया, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टि कैसे देती है, इसके संबंध में, इसके पक्ष में अगर आप लोगों से चर्चा करें ना, देखिए कहीं से भी प्रश्न पूछा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि दिया अर्थशास्त्र को इस परिभाषा ने, ये इस परिभाषा की एक मुख्य विशिष्टता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि किस आधार पर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अर्थशास्त्र की इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को एक वैज्ञानिक दृष्टि दी या अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टि दी, ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेगा तो तभी आप उसको कर जा पाएंगे, तभी आप उसको सही हल कर पाएंगे जब आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ या परिचित होंगे, ठीक है। तो रॉबिन्स की जो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, उसने अर्थशास्त्र को वास्तविक दुनिया की समस्या से संबंधित कर, ठीक है, उनके तार्किक समाधान को संभव बनाती है। पहला आधार वैज्ञानिक दृष्टि का ये है। दूसरा आधार क्या है कि यह मानव जीवन के मापनीय पहलुओं जैसे उत्पादन का, उपभोग का, वितरण का और संसाधनों के आवंटन इत्यादि का अध्ययन करती है और इस आवंटन इत्यादि का अध्ययन कर इससे संबंधित आर्थिक आंकड़ों के मात्रात्मक विश्लेषण पर यह परिभाषा आधारित है, ठीक है। अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टि देने का जो तीसरा आधार, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाल के कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को इस परिभाषा ने वैज्ञानिक दृष्टि दी, वो तीसरा आधार क्या है? रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्रियों को विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच कारण और प्रभाव, अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी विशिष्टता होती है, कारण और प्रभाव के आधार पर वो संचालित होता है, ठीक है। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक आया ना, तो ये प्रभाव कहिए या कार्य है, उसका कारण क्या है? इन चीजों के परस्पर संबंध पर ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित होती है। तो रॉबिन्स की परिभाषा द्वारा अर्थशास्त्रियों को विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच कारण और प्रभाव के संबंधों की व्यवस्थित खोज करने में ये सक्षम बनाया इसने, ठीक है।
अगला जो आधार, इसको आधार पर हम कह सकते हैं कि अगला महत्वपूर्ण पक्ष जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टि देती है अर्थशास्त्र को, क्या है कि अर्थशास्त्री आर्थिक घटनाओं का अवलोकन कर उनसे संबंधित आंकड़े प्राप्त कर संबंधित परिकल्पनाएं निर्मित करते हैं और इन परिकल्पनाओं के निरीक्षण परीक्षण के आधार पर विश्लेषण करते हैं और इस विश्लेषण के आधार पर अपना तार्किक व वैज्ञानिक निष्कर्ष निष्पादित करते हैं या देते हैं। क्लियर है। अगला आधार इसको वैज्ञानिक सिद्ध करने का क्या है कि साधनों की दुर्लभता और उनके वैकल्पिक उपयोग पर यह केंद्रित परिभाषा है रॉबिन्स की, और यह स्पष्ट इंगित करती है कि चूंकि साधन सीमित हैं, ठीक है, और ये साधन सीमित है, कैसे आ रहा, अवलोकन निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष आ रहा, ठीक है। तो चूंकि साधन सीमित हैं इसलिए मनुष्य को संसाधनों का विवेकपूर्ण मतलब तार्किक उपयोग करना चाहिए। यह विश्लेषण आर्थिक समस्या के समाधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाता हुआ यह निष्कर्ष अपना देता है, ठीक है। अवलोकन एवं निरीक्षण से ज्ञात है क्या कि साधन सीमित हैं। साधनों का कुशल उपयोग क्या है कि इनका तार्किक विश्लेषण करेंगे तभी साधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। और साध्य उद्देश्यों का तार्किक स्पष्टीकरण, तार्किक स्तरीकरण क्या है कि तार्किक स्तरीकरण यह है कि आवश्यकताओं या साध्यों को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रमबद्ध करना, ठीक है। तो संसाधनों के कुशलतम उपयोग को तार्किक विश्लेषण के द्वारा सुनिश्चित कर एक तार्किक निष्कर्ष निष्पादित करना, ये इस परिभाषा की विशिष्टता है। और अगला क्या है जो इसको वैज्ञानिक बनाता है कि नैतिक मूल्यों से मुक्त वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेता है ये, ठीक है। और अगला अगर इसके एक और इसके संबंध में चर्चा करें कि ये इसके वैज्ञानिक बनने का आधार है इस परिभाषा की, वो क्या है कि विश्लेषण के दौरान या विश्लेषण के द्वारा सार्वभौम समाधान प्राप्त करता है, ठीक है। कोई भी जो वैज्ञानिक निष्कर्ष होता है ना वो किसी विशेष स्थिति परिस्थिति देश काल में नहीं, वो सबके लिए लागू होता है। 2+2 क्या है, ये 4 होना ही होना है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने चर्चा की, अध्ययन की। अब हम देखेंगे कि रॉबिन्स के परिभाषा के मुख्य पक्षों को जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कमियां हैं इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा में। केवल अच्छाई ही नहीं है, इसके विविध बेहतर पक्षों को, सकारात्मक पक्षों को बड़े विस्तार से हमने उसकी चर्चा की। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर कोई कमी है कि नहीं है, और कमी है तो वो कमियां क्या हैं, ठीक है। तो रॉबिन्स के दुर्लभता संबंधी परिभाषा के मुख्य जो आलोचनाएं हैं उसमें से मुख्य आलोचनाएं करने वाले जो आलोचक हैं उसमें से कैनन का नाम आता है, फ्रेजर का नाम आता है, बारबरा वोटन का नाम आता है, रॉबर्टसन का नाम आता है, जेबी क्लार्क का नाम आता है, प्रोफेसर एमान इत्यादि ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी इस परिभाषा का विरोध करते हैं या कहिए आलोचना करते हैं, उसमें कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसको उद्घाटित करके हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। तो पहली परिभाषा का जो इस परिभाषा की जो पहली आलोचना है वो क्या है कि कल्याण की धारणा दुर्लभता संबंधी परिभाषा में अंतर्निहित है। इसके अंतर्गत ये कहते हैं ना कि ये साध्य तटस्थ होता है, ये साध्य सही है, गलत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, उचित है, अनुचित है, इसके ऊपर इसका जो है चिंतन मनन नहीं करता है, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। और ये कहते हैं कि फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि असीमित साधनों का इतना कुशल प्रयोग करना चाहिए जिससे कि मनुष्य की अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति हो सके, अर्थात उसका कल्याण उन्नत हो सके, ठीक है। तो इस परिभाषा का निहितार्थ है कल्याण बढ़ाने को अपना साध्य मान लेता है, तो ये भी साध्य निरपेक्ष नहीं है, इसका भी अपना साध्य है, ठीक है। तो कल्याण की धारणा दुर्लभता संबंधी परिभाषा में अंतर्निहित है। यद्यपि रॉबिन्स मार्शल के कल्याणवादी परिभाषा के आलोचक रहे हैं, ठीक है, किंतु कल्याणवाद की धारणा स्वयं उनकी परिभाषा में भी निहित है। रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार उद्देश्यों साध्यों की अनेकता और सीमित दुर्लभ साधनों के बीच ऐसा समायोजन किया जाना चाहिए कि व्यक्ति एवं समाज की संतुष्टि अधिकतम हो। संतुष्टि अधिकतम का यह विचार जो है ना वो कल्याण की धारणा पर ही आधारित है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि रॉबिन्स मार्शल के कल्याण केंद्रित परिभाषा की मुखर आलोचना करते हुए भी या कह सकते हैं कि रॉबिन्स जो है वो मार्शल की कल्याण आधारित परिभाषा की बहुत मुखर आलोचक है, मुखर आलोचना करते हैं, लेकिन कल्याण की यह धारणा चोर दरवाजे से रॉबिन्स की परिभाषा में भी आ धमकती है, आती है कि नहीं आती है। ये मानते हैं ना कि सीमित साधन है, उनका इतना कुशलतम बेहतर प्रयोग करना, कितना कुशलतम उपयोग किया जाए, यही अर्थशास्त्री सुझाव देता है, यही अर्थशास्त्री की भूमिका है, उसका उद्देश्य कार्य है।
ऐसा क्यों है? ऐसा कल्याण को बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम ऐसा कह सकते हैं। तो चोर दरवाजे से कल्याण की धारणा जो है उनकी परिभाषा में आ धमकती है। क्लियर है? दूसरी अगर मुख्य आलोचना इस परिभाषा की जाए ना, तो दुर्लभता के साथ साथ प्रचुरता से भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। केवल दुर्लभता ही आर्थिक समस्या का स्रोत नहीं है, प्रचुरता भी आर्थिक समस्या का कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्लभता ही केवल आर्थिक समस्या का स्रोत नहीं है, प्रचुरता भी आर्थिक समस्या के उत्पन्न करने का कभी कभी कारण बनता है। ठीक है, अब कह सकते हैं, देखिए 1929 की जो आर्थिक मंदी थी वो जो है वो दुर्लभता के कारण नहीं थी, वो प्रचुरता के कारण थी। व्यापार चक्र में जो विभिन्न अवस्थाएं होती है ना, तो उसमें जो मंदी और अवसाद की स्थिति होती है वो दुर्लभता के कारण नहीं होती, वो अधिकता के कारण होती है। कोई मांग ही इतनी कम हो जाती है कि उत्पादित वस्तुएं और उपलब्ध सेवाएं जो होती हैं वो मांग की तुलना में कम होती हैं और अतिरिक्त उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फैक्ट्री, मशीन, उद्योग, उत्पादन सब ठप हो जाता है, लोगों का रोजगार बंद हो जाता है। रोजगार बंद होता है तो आय का स्रोत बंद हो जाता है, आय का स्रोत बंद हो जाता है तो वो खरीदने में सक्षम नहीं होते क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जो परिणाम है उसका मूल स्रोत क्या है? अधिकता ही है, वस्तु एवं सेवाओं की अधिकता, जिसके कारण उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1929 की महान मंदी या व्यापार चक्र की उपस्थिति इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि दुर्लभता के साथ साथ कभी कभी ऐसी स्थितियां भी हमारे समक्ष आती हैं, मानव जगत में, मानव व्यवहार में हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, जहाँ पे अधिकता ही जो है वो समस्या कारण बनता है, आर्थिक समस्या का कारण बनता है। ठीक है, तो इस संबंध में इस आधार पर कहा जा सकता है कि रॉबिन्स की परिभाषा सीमितता संबंधी परिभाषाओं का तो अध्ययन करती है, किंतु प्रचुरता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याओं पर यह तनिक भी कहीं विचार नहीं करती है। बेरोजगारी की समस्या क्या है? बेरोजगारी की समस्या भारत में देखिए बहुत व्यापक है। तो बेरोजगारी की समस्या संसाधनों की सीमितता का परिणाम नहीं है। इतना ज्यादा संख्या में हम लोगों ने बच्चों को पैदा कर दिया है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे यहाँ आ गई है। इतनी मेहनत हम लोगों ने कर दिया है कि जनसंख्या बढ़ा करके विश्व में पहले नंबर पे आ गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में। और जो ये बेरोजगारी की समस्या है वो साधनों की सीमितता के कारण नहीं है, ये साधनों की असीमितता के कारण है। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या साधनों की सीमितता नहीं बल्कि अधिकता का परिणाम है। ठीक, यदि रॉबिन्स की परिभाषा को ही स्वीकार किया जाए तो बेरोजगारी, मंदी, अतिशय उत्पादन अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे और इसी अनुपात में अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी संकुचित हो जाएगा। ठीक है, अगली पर अगर आलोचना करें, मुख्य आलोचना के रूप में देखा जाए ना, अगर इसका विश्लेषण किया जाए, विवेचन किया जाए पूरे अर्थ इस परिभाषा का सही तरीके से, तो उसमें जो कमी के रूप में हमारे सामने आती है वो क्या है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है, ऐसा ये परिभाषा कहती है। और इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि यदि रॉबिन्स की परिभाषा को, इस परिभाषा को स्वीकार किया जाए कि साध्य तो पहले से निर्धारित हैं, अर्थशास्त्री का काम केवल दुर्लभ साधनों का मितव्ययी या समुचित उपयोग सुझाना है, तो अर्थशास्त्र निश्चय ही एक विशुद्ध विज्ञान बन जाएगा। और विज्ञान बन जाने पर अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों का निर्माण मात्र करेगा, व्यावहारिकता से उसका संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः विच्छेदित हो जाएगा ये व्यवहार से। ठीक है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विशुद्ध विज्ञान बन जाना व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में हमारी तनिक भी सहायता नहीं करेगा। क्लियर? अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रियों की भूमिका केवल उपकरणों का निर्माण करने तक ही सीमित हो जाएगी ऐसी स्थिति में, और अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री की भूमिका केवल उपकरणों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि उन उपकरणों का उपयोग करने में भी, बेहतर उपयोग करने में सुझाव देना भी अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री की ही जिम्मेदारी है, उसकी ही भूमिका है, उसका ही कार्यक्षेत्र, उसके ही कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का विशुद्ध विज्ञान बन जाना और साध्यों के प्रति उसका तटस्थ होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। साध्यों के प्रति अर्थशास्त्र के तटस्थ होने के रॉबिन्स के विचार के संबंध में श्रीमती बारबरा बूटन कहती हैं, अपनी पुस्तक लैमेंट फॉर इकोनॉमिक्स में कहती हैं कि एक अर्थशास्त्री के लिए यह बहुत कठिन है कि वह अपनी विवेचना और विश्लेषण को नैतिकता से पूर्णतः पृथक कर दे।
ऐसा कहना है बारबरा बूटन का कि ये बहुत कठिन है। ठीक है, बारबरा बूटन हो गई, सर विलियम बेब्रिज हो गए, प्रोफेसर फ्रेजर हो गए, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है वो मार्शलवादी अर्थशास्त्री कहलाते हैं। ठीक है, तो इन प्रसिद्ध मार्शलवादी अर्थशास्त्री, ये प्रसिद्ध मार्शलवादी अर्थशास्त्री किसी भी दशा में अर्थशास्त्र को, नीति शास्त्र जिसको हम लोग कभी कभी आचार शास्त्र भी कहते हैं, एथिक्स जो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उससे पृथक नहीं करते हैं, उससे पृथक न करने के प्रबल पक्षधर हैं ये अर्थशास्त्री। ठीक है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं, अपना यह मत व्यक्त करके कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात यह साध्यों के प्रति तटस्थ है। क्लियर है। अगली अगर आलोचना देखा जाए या कमी देखा जाए, उसमें क्या है कि ये परिभाषा जो है वो स्थैतिक प्रकृति की है, स्टैटिक नेचर की है। ठीक है, रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की जो सबसे मुख्य कमी है वो यह है कि यह स्थैतिक प्रकृति की है, क्योंकि इसमें आर्थिक विकास की समस्या पर विचार ही नहीं किया गया है। ठीक है, रॉबिन्स जो है वो साध्य और साधन दोनों को दिया हुआ अर्थात स्थिर स्वीकार करते हैं। क्लियर है, और केवल साधनों के समुचित एवं मितव्ययी आवंटन की समस्या पर ही विचार करते हैं, जबकि हम अपने व्यवहारिक अनुभव से ये जानते हैं कि गतिशील समाज में साध्यों और साधनों में क्या हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तनशील चीजें हैं। ठीक है, साध्यों से संबंधित एक प्रायोगिक समस्या के प्रति रॉबिन्स का ये स्थैतिक दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक विकास की एक सर्वप्रमुख समस्या के दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। और अब इसके अंतिम पक्ष पे आ जाते हैं बच्चों कि मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं के बीच में क्या मुख्य अंतर है। ठीक है, तो मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं के बीच में जो मुख्य अंतर है ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से बहुत उपयुक्त है इसकी जानकारी प्राप्त करना आप लोगों के लिए। और अगर हम संक्षेप में इसकी चर्चा करें ना, तो हम कह सकते हैं कि मार्शल की परिभाषा में जो है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो केवल समाज में रहने वाले मनुष्यों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि रॉबिन्स जो है उनकी परिभाषा सभी व्यक्तियों, चाहे वो समाज के अंदर रहें या समाज के बाहर रहें, सभी की क्रियाओं के सीमितता संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। क्लियर है, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया कि मार्शल की परिभाषा मात्र भौतिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है, जबकि रॉबिन्स अपनी परिभाषा में जो परिभाषा देते हैं तो रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार मात्र भौतिक कल्याण से संबंधित आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित न होकर अर्थशास्त्र अभौतिक क्षेत्रों जैसे सेवाओं, समय आदि तक भी विस्तृत है। क्लियर है, ये एक बेहतरी है। रॉबिन्स की परिभाषा और मार्शल की परिभाषाओं में तुलना की जाए तो मार्शल की परिभाषा की तुलना में रॉबिन्स की परिभाषा अपेक्षाकृत बेहतर है। उस बेहतरी का दूसरा आधार ये हमारे सामने आता है। ठीक है, और तीसरा जो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दूसरा पॉइंट निकल कर क्या आता है कि मार्शल की परिभाषा जो है वो के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान और कला दोनों है, जबकि रॉबिन्स जो है वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो विशुद्ध विज्ञान मात्र है। ठीक है, और अगला जो अंतर है वो ये है कि मार्शल की परिभाषा, इन दोनों की परिभाषाओं में, मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में जो अगला अंतर है वो क्या है कि मार्शल की परिभाषा कल्याण केंद्रित है, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा में कल्याण को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ठीक है, अगला जो अंतर है वो ये है कि मार्शल ने आर्थिक विश्लेषण में आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया है, याद रखिएगा इस चीज को, जबकि रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा में वो अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान स्वीकार करने के पक्षधर है और विशुद्ध विज्ञान स्वीकार करने के कारण अपने विश्लेषण में केवल निगमन प्रणाली का ही प्रयोग करते हैं। और अगले अंतर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे दोनों की परिभाषाओं के बीच, तो हम कह सकते हैं कि मात्र सामाजिक मनुष्य और उसके भौतिक कल्याण का विवेचन करने के कारण मार्शल की परिभाषा बहुत सीमित या संकुचित हो जाती है, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा दुर्लभता के सार्वभौमिक और सार्वकालिक स्वरूप के कारण अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और व्यापक है। क्लियर है, और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि रॉबिन्स की परिभाषा पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है, ठीक है, तो भी यह मार्शल की परिभाषा की तुलना में अधिक तर्कपूर्ण, अधिक वैज्ञानिक तथा चयन की समस्या के द्वारा अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर अर्थशास्त्र के क्षेत्र विस्तार को व्यापक बनाने में बहुत हद तक ये सफल सिद्ध हुई है। क्लियर है, तो इसी
अंतर के साथ और निष्कर्ष के साथ इस क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बेहतर सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के सभी आवश्यक पक्षों को, सभी महत्वपूर्ण पक्षों को हमने आपके सामने इस स्वरूप में रखने की कोशिश की कि आपकी समझ इसके संबंध में बेहतर हो सके। ठीक है, इसमें अब अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं, इसके आधार पर नोट्स बना लेते हैं, यद्यपि कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर इसके आधार पर नोट्स बना लेते हैं तो यकीन जानिए कि अब आपके सामने इस परिभाषा से जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न को आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सही हल करने में सक्षम अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखने की कोशिश करिएगा। उसको जो है नोटबुक में इसके मुख्य तथ्यों को, फैक्ट्स को नोट करने की कोशिश करिएगा और उन फैक्ट्स को बार बार पढ़ते रहिएगा। यही क्रम है बेटा, यही क्रम है आगे बढ़ने का, यही क्रम है सफलता तक पहुंचने का। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।